Welcome all of you. My name is Gaurav and you're watching me on Gano by Gaurav YouTube channel. We have Dr. Arth Shah with us. He is a plastic surgeon operating in Ahmedabad. Welcome sir to the channel. Thank you so much, Gaurav. Thank you sir. I am fine, Gaurav. We want to hear from you, your wordings. So basically, अभी gynecomastia surgery में I am going and people are coming in a lot number. So gynecomastia के लिए people across the India are coming to me in a lots of number and inquiries बहुत बढ़ रही है. तो मालूम नहीं हो रहा है कि इतने gynecomastia के patients कहाँ से आ रहे हैं. From very basic, what is gynecomastia? सो बेसिकली नाम बहुत भारी है. गायनेकोमेस्टिया नाम सुन के डर लग जाता है किसी को कि क्या हो गया होगा मेरे बेटे को. कब जब आप बोलते हो, आपने भी शायद ऑपरेट करवाया हुआ है और आपने भी जब कहीं पे घर पे बोला होगा तो बोला होगा क्या बीमारी आ गई है. सो पहले तो ये कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई गंभीर समस्या नहीं, तो डरना छोड़ दीजिए. ये जो है बेसिकली ब्रेस्ट ग्लैंड जो है साइज में बढ़ती है. ब्रेस्ट ग्लैंड हर एक पुरुष को और स्त्री को छाती का भाग है वो ब्रेस्ट ग्लैंड और फैट से ही बनता है, कोई तीसरी चीज़ नहीं होती है. ऐसा हो सकता है कि जैसे मुझे 20% ग्लैंड है, 80% फैट है, किसी को 80% ग्लैंड है, 20% फैट है, पर कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है. तो पहले ये रोग नहीं है, बीमारी नहीं है और गंभीर समस्या नहीं है. तो गायनेकोमेस्टिया इज जस्ट अ फिजियोलॉजिकल थिंग. ये साइज में मेल बूब्स बोलते हैं, साइज में थोड़ा बढ़ता है जो कॉस्मेटिकली आदमी को अच्छा नहीं लगता और इसीलिए लोगों को साइकोलॉजिकली परेशान करता है. बाकी ये कोई रोग नहीं है. थैंक यू सर. सो इफ लाइक हाउ विल आई चेक कि मुझे गायनो है या फिर गायनो नहीं है, ये चेक कैसे करेंगे हम? सो गायनेकोमेस्टिया तो सबसे पहले कोई रोग नहीं है, कोई चेक करने की चीज़ नहीं है और कोई बीमारी नहीं है, तो उसका कोई चेकिंग नहीं होता है. चेक ऐसे करते हैं कि मुझे साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल है या नहीं है. कई सारे पेशेंट ग्रेड 3 गायनेकोमेस्टिया होते हैं और वो भी साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल है, तो दे डोंट नीड टू डू एनीथिंग बिकॉज वो ग्लैंड बढ़ा हुआ है, फैट बढ़ा हुआ है, दे आर कंफर्टेबल, डोंट डू एनीथिंग. अगर वो साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल नहीं है, जैसे मुझे खुले में शर्ट निकालने में, टाइट टी शर्ट पहनने में, स्विमिंग करने में कॉन्फिडेंस लूज होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है. कई बार जो पेशेंट होते हैं, हम सोशली बात करें तो टी शर्ट पहन के नहाने जाते हैं, टी शर्ट पहन के ही स्विमिंग करने जाते हैं. आप देखोगे कई सारे अपने फ्रेंड्स होते हैं स्विमिंग करने के टाइम में भी टी शर्ट पहनते हैं. तो मेल होता है वो कभी भी टी शर्ट निकालने में झिझकता नहीं है. अगर वो टी शर्ट निकालने में ये सब चीज़ें हुई, ओवर साइज टी शर्ट पहनता है, बीच में बनियन पहन के पूरे टाइम ऐसे ऐसे करता रहता है, इट मीन्स साइकोलॉजिकली ही इज नॉट कंफर्टेबल. अगर साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल है तो कोई डरने वाली बात नहीं है. फर्स्ट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट चेक करना है. सेकंड चेक करना है कि साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल है या नहीं है, पर चेक करना है. तो ग्लैंड जो होता है वो थोड़ा फर्म होता है और फैट होता है वो सॉफ्ट होता है. तो सबसे पहले आप आपकी टमी की जो कंसिस्टेंसी होती है वो चेक कीजिए. तो टमी के अंदर फैट होता है, पेट के अंदर फैट होता है, तो वो सॉफ्ट होता है. और यहाँ पे फिंगर टेस्ट, 2 फिंगर टेस्ट करते हैं जिसमें थंब को है वो नीचे रखते हैं और जो फिंगर्स को है उसको ऊपर रखते हैं. तो ऐसे करके आप अगर चेक करोगे तो आपको फर्म सा महसूस होगा. अगर फॉर्म महसूस हो रहा है इट मीन्स उसमें ग्लैंड ज़्यादा है, इट मीन्स वो गायनेकोमेस्टिया है. सेकंड चेक कैसे करते हैं, तो अगर पफी निप्पल है, ग्रेड 1 गायनेकोमेस्टिया है, तो आप देखोगे तो ठंडी के टाइम में वो सिकुड़ेगा. ठंडी के टाइम में निप्पल जो है वो श्रिंक होगा और गर्मी के टाइम में वो बड़ा होगा. नहाने के बाद वो सिकुड़ेगा, दिन के टाइम में वो बड़ा होगा. इट मीन्स वो ग्लैंड प्लस माइनस होता है. कभी भी फैट चर्बी कभी भी प्लस माइनस नहीं होती है, ग्लैंड प्लस माइनस होता है. इट मीन्स उसको गायनेकोमेस्टिया है. क्लिनिकली ऐसे भी देख सकते हो कि ठंडी के टाइम में वो नॉर्मल, कभी कभी एकदम नॉर्मल लगता है और कभी देखोगे तो बड़ा दिखता है. इट मीन्स फैट प्लस माइनस नहीं होता है, वो गायनेकोमेस्टिया होता है. तो सर क्लिनिकली भी देख सकते हैं क्या कि ये गायनो है या फिर नहीं है? एब्सोल्युटली क्लिनिकली आप, मैंने बोला वो फिंगर टेस्ट करके आप चेक कर सकते हो. और बाकी जो है क्लिनिकल टेस्ट हमने किए. कई बार सोनोग्राफी में भी आता है कि भाई ग्लैंड और फैट बढ़ा है, पर वो बाहर से भी दिखता है. तो बाकी कोई ऐसे टेस्ट नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि ये टेस्ट करा लो और उससे गायनेकोमेस्टिया आइडेंटिफाई हो जाएगा, नहीं. ठीक है सर. सर ये जो प्रोसीजर होता है गायनेकोमास्टिया सर्जरी का, पेशेंट आपके पास आया और जब तक वो जाता है आपके पास से, तो ये फुल प्रोसीजर अगर समझा देते तो कैसे होता है? तो प्रोसीजर में ऐसा होता है कि कई बार मुझे भी कंफ्यूजन क्वेरी होता है कि मोस्ट ऑफ द माई पेशेंट्स 80% 90% आर कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ गुजरात. मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, यहाँ पे आते हैं, पेशेंट इवन कपड़े चेंज कर लिया होता है, पेशेंट साइन करके बैठे हैं, पेशेंट ने पैसे जमा कर दिए होते हैं सर्जरी का जो भी अमाउंट हमने फिक्स किया होता है, और उसके बाद मुझे देखते हैं कि डॉक्टर अर्थ शाह ये है. तो मुझे कब लगता है कि मैं कहीं पे फीवर की, बुखार की दवाई लेने जाता हूँ तो भी मैं 4 क्वेश्चन डॉक्टर को पूछता हूँ, डॉक्टर चेक करता हूँ, उसके बाद मैं पूरा करता हूँ. पर ये पेशेंट इतने अच्छे आते हैं मेरे पास कि मुझे पूछते भी नहीं, और मुझे भी कई बार क्वेश्चन होता है कि क्यों इतना सारा मेरे पर ट्रस्ट होता है. पर ये बहुत सिंपलीफाइड वे में मैं बोल देता हूँ पेशेंट को कि नहीं करोगे तो भी कुछ नहीं होगा, साइकोलॉजिकली बॉदर करता है तो ही कराना होता है, बाकी इसका कोई इंडिकेशन सर्जरी का नहीं होता है. ओके.
एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि ऐसे क्या इस चीज़ को मेडिसिन से सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को या नहीं कर सकते? बेसिकली मेडिसिन क्यों लेना है? ये जो है वो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, ये जो है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मेडिसिन से कभी भी ग्लैंड, कोई भी मेल की या फीमेल की ग्लैंड नहीं जाती है। कितनी भी एक्सरसाइज करेगी, फीमेल का ब्रेस्ट का पार्ट भी कम नहीं होता है, मेल का ब्रेस्ट का पार्ट भी कम नहीं होता है। थोड़ा फैट पोर्शन कम हो सकता है, पर कई बार रेजिस्टेंट या ब्लॉक फैट होता है तो वो कम नहीं होता है। तो एक्सरसाइज कर सकते हो, पर कभी भी कोई मेडिसिन से ये ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। लोग क्लेम करते हैं, सालों तक लोग दवाइयाँ लेते हैं, पर अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, दुनिया की कोई दवाई, मेडिकल अगर वो दवाई से ट्रीट होता है तो गायनेकोमेस्टिया ट्रीट नहीं होता है। वो खाली होप सेलिंग होता है, वो इमोशन सेलिंग होता है और फिर बोल देते हैं कि नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये गायनेकोमेस्टिया ग्लैंड कभी भी जाएगा नहीं, और दुनिया की कोई अच्छी कंपनी होती है वो ये नहीं इसकी मेडिसिन प्रोड्यूस कर पा रही है। सर रिलेटेड इससे जो मेडिसिन जैसे R19 एंड अदर मेडिसिन, तो वो सब जितना जिस हिसाब से बिक रहा है और लोग उसको खरीद के अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, तो उस पर कुछ फ़ायदा नहीं इसको वेस्ट करके, एक तरीके से वो वेस्टेज ही जा रहा है। बाकी उससे ग्लैंड कम नहीं होने वाला है जितना आपने कहा, इससे समझ में आ रहा है, राइट? ओके। R19 इज होम्योपैथी मेडिसिन। बहुत सारे लोग आते हैं जो R19 लिया हुआ होता है, मैंने तो कभी ली नहीं है, मुझे गायनेकोमेस्टिया है नहीं, तो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं पेशेंट का एक्सपीरियंस आई कैन शेयर इट विद यू। तो R19 कई सारे मेरे हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट ने लिए हुए हैं, कोई पेशेंट को 0.1% का भी फायदा नहीं हुआ है। तो R19 अकॉर्डिंग टू मी इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी। सबसे इंपॉर्टेंट है, एक एक डेढ़ साल तक आपको याद करके दवाई लेनी होती है, और फिर आदमी वो दिन में 3 टाइम लेना है, डेढ़ साल तक लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, आदमी इमोशन के साथ ये दवाई लेता है कि मुझे अच्छा होगा, मेरा ये हो जाएगा। पैसे तो स्पेंड करते हैं, पैसे तो शायद हम लोग कमा लेते हैं, मैं आप, हमको फर्क नहीं पड़ता है 5-25 हज़ार रुपये खर्चने हैं, तो वी आर ओके टू स्पेंड ऑन आवर सेल्फ। बट वो इमोशन जब टूटता है वो बहुत दर्द होता है कि मैंने 1 साल लिया, 1.5 साल लिया, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो अकॉर्डिंग टू मी R19 या कोई भी होम्योपैथी या एलोपैथी मेडिसिन से ये ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली सर, मेरे केस में भी यही हुआ था। सिंस क्लास 6th and 5th टाइम आई हैव टेकन मेडिसिन, अंग्रेजी मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, R19, एवरीथिंग आई हैव ट्राइड, nothing happened. So I am a Jita Jagta example of this also. Further, moving further sir, age एक क्वेश्चन आता है कि जब आई वॉज स्मॉल किड, उस टाइम पे सोचा था 10-12 साल 14 साल पे भी प्रॉब्लम हुआ करता था हमको, तो सोचते थे कि क्या एज बेस्ट रहेगा सर्जरी के लिए, तो व्हाट वुड बी द बेस्ट एज फॉर गोइंग फॉर द सर्जरी? देखो, कई बार ग्रेड 1 होता है तो वो टीनेज गायनेकोमेस्टिया, टीनेज मतलब क्या होता है कि 13 से लेके 18-19 तक का होता है, उसको टीनेज गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। तो कई बार वो रिजॉल्व हो जाता है, ग्रेड 1 होता है, तो ग्रेड 2-3 कभी रिजॉल्व नहीं होता है। मेरे को कई मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके बेटे को होना शुरू हो गया, क्योंकि हमारी एज भी अभी, नाउ वी आर कमिंग इनटू 40s, तो मेरी एज भी 38 कंप्लीटेड, 39 रनिंग है। तो पेशेंट्स कई सारे मुझे पूछते हैं कि आपकी एज क्या है, यू लुक्स लेस देन 30 बट माई एज इज नियर बाय 40s। सो यू डोंट लुक सर, बेसिकली मेरे कई क्या बोल रहे हो आप नहीं लगते सर 40-38 के, तो किसी भी एंगल से नहीं लगते, 26-27, 28 मैक्सिमम। नो, गॉड इज काइंड टू मी। सो हमारे में मेरे फादर की एज भी नहीं दिखती है, तो गॉड इज काइंड टू अस, और हमारी एज नहीं दिखती है। और हम लोग हम फूड में बहुत फोकस्ड रखते हैं, हम लोग मेडिटेशन बहुत करते हैं, स्पिरिचुअल रहते हैं, जिससे हमारी एज जो होनी चाहिए उससे थोड़ी कम रहती है, और थोड़ा गॉड गिफ्टेड है, तो एज कम दिखती है, वो अलग चीज़ है। सो क्योंकि हम लोग 12th के बाद ही 14 ईयर्स तो मैं स्टडीज़ किया हुआ, तब मैं ये सर्जरी करना शुरू किया है, तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। सो बेसिकली मेरे फ्रेंड लोग के हैं, उनके भी बच्चों लोग अभी 8, 9, 10th में आना शुरू कर दिए, तो उनके बच्चों को गायनेकोमेस्टिया शुरू हो गया है। तो वो लोग पूछते हैं कि क्या करना है, तो मैं बोलता हूँ कि तुम बच्चों को ऑब्जर्व करो, उनके साथ हर महीने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, हर पेरेंट्स के लिए एक सलाह है, आप प्लीज़ इसको ध्यान रखना। पहले आपके बेटे के माइंड में मत डालिए कि उनको गायनेकोमेस्टिया है, अगर आपको लगे मत डालिए, और मत उसका एग्जामिन कराइए, और मत उसके अंदर डेप्थ में जाइए कि उसको गायनेकोमेस्टिया है, क्योंकि ये रोग नहीं है, तो आप डरिए मत। उसको हर महीने स्विमिंग करने लेके जाइए, आप देखिए हर महीने अगर वो स्विमिंग कर रहा है और कभी वो टी शर्ट खोलना बंद कर दिया या स्विमिंग करने में उसने ना बोल दिया, तो इट मीन्स उसको गायनेकोमेस्टिया बॉदर कर रहा है। आप उसके सामने वो बोलिए, और अगर वो साइकोलॉजिकली उसको बॉदर कर रहा है, तब आप उसके माइंड में मेडिकल की चीज़ डालिए, तब तक उसका फोकस खाली पढ़ने पे रखिए, बिकॉज ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे आप बोल रहे हो कि आप छोटी एज से थे, तब क्या आपके माइंड में गायनेकोमेस्टिया था? इट इज़ अ ट्रॉमेटिक कंडीशन गौरव, इट इज़ अ ट्रॉमेटिक कंडीशन। तो मैं चाहता हूं कि किसी के माइंड में ये चीज़ ना आए जब तक बच्चा मैच्योर ना हो जाए। अगर मैच्योर हो गया और उसके बाद उसको करना है तो वो खुद कर सकते हैं, और छोटी सी प्रोसीजर, आज कुछ बड़ी प्रोसीजर नहीं है,
पर उसका ग्रोइंग फेस। मैं एक चीज़ बहुत फर्मली मानता हूँ कि अगर यूथ, ये जो बच्चे हैं वो इंडिया का यूथ है, अगर ये यूथ ये कॉस्मेटिक चीज़ों में पड़े, अगर डिप्रेशन में पड़े, अगर ये सब चीज़ों को कंसिडर करने लगे, तो 100% इंडिया का यूथ जो है वो डेफिनेटली थोड़ा डाउन होगा जो अभी हो रहा है। वी डोंट वांट देम टू इन्वॉल्व इनटू सच थिंग्स, वी वांट देम टू स्टडी, वी वांट देम टू ग्रो। तो मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ कि ये चीज़ मन में मत डालिए। और अगर उसको बॉदर कर रहा है तो आप कभी भी कोई भी डॉक्टर के पास करने लेके जाइए, पर वो डायरेक्टली प्लास्टिक सर्जन के पास लेके जाइए कि इसमें क्या कर सकते हैं, पर वो सर्जरी ही एडवाइस करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो भी आपको टाइम खींचना है तो आप जिम में लेके जाइए, जिम में भी कुछ होने वाला नहीं है, बट इट विल हेल्प यू टू प्रोलॉन्ग द टाइम, जिससे बच्चा एक मैच्योरिटी में आ जाए, जिससे आपको भी टाइम सोचने का मिले, एंड फिर प्रोसीजर के लिए व्हेन बोथ इज कंफर्टेबल देन वी कैन मूव अहेड। So, sir, there are so many surgeries happening in India right now. Gynecomastia की surgeries हर कोने में सर्जरी हो रही है. इनफैक्ट कई टायर 4 टायर 5 सिटीज़ में भी सर्जरी हो रही है. सो सर, एक होता है गुड सर्जरी रिजल्ट, एक होता है बैड सर्जरी रिजल्ट. सर, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज अ बैड सर्जरी इन gynecomastia? पहले तो सर्जरी इज नेवर बीन इंडिकेटेड फॉर गायनेकोमेस्टिया सर्जरी। सर्जरी अगर साइकोलॉजिकली बॉदर कर रहा है तो करना चाहिए। अभी मुझे साइकोलॉजिकली बॉदर कर रहा है तो मुझे कोई भी सर्जरी या कोई भी प्रोसीजर है तो आई विल ऑलवेज टेल यू कि वो बेस्ट जगह पे होनी चाहिए, है ना। तो बेस्ट जगह पे नहीं है तो वो उसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। हमारे पास अक्रॉस द इंडिया कॉम्प्लिकेशन होके आते हैं। फर्स्ट चीज़ आप चेक कीजिए कि वो डॉक्टर प्लास्टिक सर्जन है कि नहीं है, बेसिक। अगर प्लास्टिक सर्जन नहीं है तो डेफिनेटली मत कराइए। तो टेक्निक देखिए, डॉक्टर को पूछिए मुझे आप 20, 25, 50 रिजल्ट्स दिखाइए, हमको आप 100% मांग सकते हो कि आपकी डिग्री का सर्टिफिकेट मुझे भेजिए। कई बार लोग फेक डिग्री वाले बोलते हैं कि हम डिग्री वाले डॉक्टर हैं, तो मैं बोलता हूँ कि मेरी डिग्री आपको मांगने का हक है, बिकॉज आप आपकी बॉडी मुझे दे रहे हो, तो आप मुझे बोलो, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा मेरी डिग्री। आप उसके बाद मेरे लाइव पेशेंट को मिलने का आग्रह रखिए। हमारे वहाँ ऐसा होता है कि हम लोग लाइव पेशेंट को मिलाते हैं, पोस्ट सर्जरी पेशेंट्स, लाइव पेशेंट्स को हम लोग मिलाते हैं, बिकॉज यहाँ पे एवरीडे हम यहाँ पे 3-4 सर्जरी करते हैं। तो पेशेंट्स को हम लोग मिलाते हैं, जो पेशेंट कंफर्टेबल होते हैं कि भाई आप मिल लो पेशेंट को, अगर अच्छा रहा है तो बोलेगा अच्छा रहा है, नहीं रहा है तो बोलेगा नहीं अच्छा रहा है। आप उनको सब सिक्वेंशली, जो कंफर्टेबल पेशेंट होते हैं उनको आप फॉलो अप कर सकते हो यहाँ पे आए तो उनको पूछो भाई 2 दिन में कैसा था, 5 दिन में कैसा था, हफ्ते में कैसा था। तो हम लोग यहाँ पे एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम करना चाहते हैं। तो सर, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं सर्जरी में, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं सर्जरी में या सर्जरी के बाद? सर्जरी में हर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, और कोई डॉक्टर ऐसा बोल रहा है कि जिसको कॉम्प्लिकेशन नहीं किए हैं, कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है, इट मीन्स उसने सर्जरी नहीं की हुई है। कोई छोटा बच्चा बोले कि मैं चलते चलते गिरा नहीं हूँ, इट मीन्स वो चला ही नहीं है। कोई बोले मैंने बाइक चलाते चलाते मेरे को बाइक कहीं टच नहीं हुआ है, साइकिल चलाते मैं गिरा नहीं हूँ, इट मीन्स उसने साइकिल या बाइक नहीं चलाई। तो कोई डॉक्टर ऐसा क्लेम करे कि मेरे वहाँ कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए, तो ऐसा नहीं होता है। हम हर लोग, हर डॉक्टर, हर अच्छे सर्जन्स, हम लोग एक लर्निंग कर्व में एक छोटे छोटे कॉम्प्लिकेशन हम देख चुके होते हैं, उसको फेस कर चुके होते हैं, और उसमें से बाहर निकलना हम सीख चुके होते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि क्या नहीं करना होता है वो सर्जरी में इंपॉर्टेंट है, और वो हमको इतनी सर्जरी के बाद आ चुका है। अभी कई सारे लोग बड़े बड़े चीरे से करते हैं, एक साइड से ज़्यादा निकाला, दूसरी साइड से कम निकाला, पानी का भरा हुआ, सीरोमा कलेक्शन इज वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन। लोग प्रेशर गारमेंट नहीं देते, मालूम नहीं पड़ता है कि क्यों प्रेशर गारमेंट नहीं देते। यार इतना बड़ा आप फैट निकाल रहे हो, ग्लैंड निकाल रहे हो, डेड स्पेस हो रहा है, प्रेशर गारमेंट क्यों नहीं आ रहा है? प्रेशर गारमेंट इज अ मस्ट थिंग। मतलब मैं दे रहा हूँ, किसी और नहीं दे रहा है, वो नहीं होता है, देना ही होता है। मतलब इट्स अ बेसिक सर्जिकल प्रिंसिपल, वो फॉलो करना होता है कि भाई कार चला रहे हो तो भाई इसी तरीके से कार चलाना है, ओवरटेक इस तरीके से करना है, हेलमेट बाइक के टाइम में चलाना है, लाल लाइट आए तो रोक देना है कार। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। तो सर्जरी के भी बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमको सिखाए जाते हैं। बेसिक्स को फॉलो करना होता है, बेसिक्स फॉलो नहीं करते हो तो 100% कॉम्प्लिकेशन होता है। हीमेटोमा कलेक्शन इज ऑल्सो कॉमन, ब्लड कलेक्शन होता है, पस कलेक्शन होता है, हर चीज़, निप्पल इन्वर्जन होता है। जिसको भी सर्जरी कराना रहता है ना, वो एक तरीके से 90% जनता मजबूरी में करवाती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बात आपको ही पता है, 90 से 95% मजबूरी में कर, किसी को शौक नहीं है गायनेकोमास्टिया सर्जरी का। ओके, तो कोई भी सर्जरी शौक से नहीं होती है, वो मजबूरी से यस सर। सो 99% कह सकते हैं मजबूरी से होती है। आई एग्री, तो आई टोटली एग्री। वी फियर, ठीक है, मेरे पास भी ये दिमाग में क्वेश्चन आया था। इनफैक्ट बहुत लोग हमसे पूछते भी हैं कि विल आई डाई इन द सर्जरी, क्या मैं मर जाऊंगा सर्जरी में? सर्जरी में जनरल एनेस्थीसिया का नाम रहता है, और सर्जरी में एक क्वेश्चन रहता है। सही बात है, सही बात। तो सर इसको कैसे टैकल करें, किसी इस साइकोलॉजिकल क्वेश्चन को कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है गौरव, आई एम वेरी हैप्पी। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, एवरीथिंग, ये पेशेंट्स मुझे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि आपने फील किया हुआ है हर चीज़, और वही मुझे आप बता रहे हो, और हमारा उद्देश्य वही है कि लोगों को एजुकेशन फैलाया जाए। तो वेरी नाइस क्वेश्चन।
मेरा बेटा है 7 इयर्स का, तो मुझे भी डर रहता है जब मैं उसको बुखार की दवा देता हूँ, तब भी मुझे डर रहता है। मेरी बेटी है 2 साल की, उसको मैं दवाई देता हूँ तो मुझे डर रहता है। अभी नॉन मेडिकल पर्सन, मोस्ट ऑफ द नॉन मेडिकल पर्सन आते हैं, उनके बेटे को जब वो सर्जरी के लिए मुझे सौंपते हैं, वो रोते हैं, वो उनके आंख में आंसू होते हैं, कई बार मेरे पाँव छूते हैं, मुझे बोलते हैं कि मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए, एक का एक बेटा, एक की एक बेटी है। तो बहुत इमोशनल तरीके से मेरे पास लोग आते हैं और मैं इमोशन की बहुत वैल्यू करता हूँ, और मैं भी खुद इमोशनल आदमी, कई बार ऐसे करता है मेरे आंख में से भी आंसू आ जाते हैं। तो मैं लोगों को वही बोलता हूँ कि आप चिंता मत करो, मतलब अगर मेरे पास आ रहे हो, हर डॉक्टर आपके लिए केयर करेगा, अच्छा डॉक्टर केयर करता ही है आपके लिए। अगर रिस्की पेशेंट है, कई सारे पेशेंट है, जैसे एक पेशेंट अभी मुंबई से मेरे पास है, उसको हार्ट डिसीज़ है, अभी हार्ट डिसीज़ में उसको सीवियर हार्ट डिसीज़ है। उसने पहले फोटो भेजा, मुझे बोला सर्जरी कराना है, मैंने बोला ठीक है, प्राइजेस डिसाइड हुआ, उसने हाँ बोल दिया। फिर उसने बोला कि मेरे को तो हार्ट का मतलब पंपिंग ही नहीं है, 10% है, 50% है, बराबर 15% है, तो मैं इतनी सारी ब्लड थिनर ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अभी आप बोलो, आप जितना पैसा ज़्यादा बोलोगे वो मैं आपको दे दूंगा, पर मैं उनको बोलता हूँ कि आप मत कराइए, मत कराइए। कई सारे ऐसे यंग लड़के आते हैं 30 साल के, जिसको हार्ट में स्टेंटिंग किया हुआ है, और मेरे पास आते हैं। अभी एक केस मैंने किया था, अहमदाबाद का मोस्ट रेप्यूटेड मानस आदमी जो है, उनके सन का किया था। सो प्रॉब्ली उनके पास हज़ारों करोड़ में प्रॉपर्टी है, और दैट गाय वॉज हैविंग लीवर फेलियर। 2 साल तक आई डिनाइड कि मुझे सर्जरी नहीं करनी है, बिकॉज सर्जरी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, बिकॉज ब्लीडिंग, लीवर फेलियर में क्लॉटिंग फैक्टर्स ठीक नहीं होते हैं, तो ब्लीडिंग हो सकता है। एंड आई वॉज इन अ फियर कि भाई कुछ हो ना जाए, बिकॉज इफ एनीथिंग विल हैपन टू हिज बॉडी, आई विल नॉट बी देयर, मतलब ही इज अ वेरी बिग शॉट ऑफ अहमदाबाद। And I did it in a bigger hospital with a cardiologist with me, with a gastroenterologist with me, 2-3 anesthetists, my anesthetist, my staff, and with God's grace पूरी सर्जरी में एक ड्रॉप भी ब्लड का नहीं निकला। So whole family is my fan and now they consider me like their brother. So हमको भी लगता है यार, हम लोग भी केस ऐसे नहीं लेते हैं जो पेशेंट इज नॉट कंफर्टेबल, और मेडिकल हिस्ट्री देख के हम लोग करते हैं, ऐसे कभी भी नहीं करते हैं। गॉट माय आंसर सर। फर्दर एक इसको कॉमन क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि कॉस्ट जो होता है सर्जरी का, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे लोग पूछते होंगे, 90% लोग, तो इसका आंसर आप किस तरीके से देना चाहिए? कॉस्ट पे क्या फोकस, कॉस्ट क्या होगा, कैसे होता है, सारी चीजें बताइए इस बारे में। तो कॉस्टिंग इज बेसिकली, देखो कोई भी चीज़ का कॉस्ट लगता ही है। पहले हमारी इंडियन मेंटालिटी है कि हमको पैसे नहीं खर्चने मेडिकल के पीछे, कॉस्ट लगता है यार। हम लोग 12th के बाद 14 साल तक पढ़े हुए हैं, है ना, और 14 ईयर्स की स्टडी के बाद इतना सारा बड़ा सेटअप लेके बैठे हुए हैं, हर चीज़ इक्विप लेके बैठे हुए हैं, टॉप की चीज़ें यूज़ करके, टॉप के एनेस्थेटिस्ट को बुलाते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स, हर चीज़ टॉप की यूज़ करते हैं। और लोगों के माइंड में अभी हो गया कि हमको मेडिकल में पैसे नहीं खर्चने, हमको आईफोन में पैसे खर्चने हैं। हम लोग कहीं पे जाके आईफोन में कोई वो नहीं करता है कि हमको डिस्काउंट दो, ये करो, हमको बाहर घूमने में पैसे खरीदने, पर डॉक्टर के पीछे पैसे नहीं खरीदने। अरे यार ऐसा नहीं होता है। आप सलून में भी जाओगे, और सलून में जाके आज ही, इफ आई टॉक अबाउट माई वाइफ, अभी वो सलून में है और वहाँ पे 10,000 रुपये की ट्रीटमेंट शी इज़ डूइंग इट। मतलब मैं बोल रहा हूँ यार, आप लोग को सलून में खर्चने का प्रॉब्लम होता है, और डॉक्टर अगर 1 घंटे का मांग रहा है 1,000 रुपये, 1,500 रुपये कंसल्टेशन का, या कुछ भी पैसे मांग रहे हैं, तो वो आपको वो लग रहा है। बट कॉस्ट लगती है हर चीज़ की, और चैरिटी ठीक है एक अलग जगह पे है, बट एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन कॉस्ट। तो पहले तो अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो आप वहाँ तक वेट कीजिए, अभी EMI ऑप्शंस अवेलेबल है, आप वेट कीजिए, पर आप किसी ऐसे तरीके से बॉडी मत किसी को दीजिए। कॉस्ट में भी कैसा होता है कि मैं मेरी खुद की हॉस्पिटल में कर रहा हूँ, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कर रहा हूँ, क्योंकि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नाउ इट इज़ नॉट ओन्ड बाय डॉक्टर्स, इट इज़ ओन्ड बाय द बिजनेस फैमिलीज एंड बिजनेस कम्युनिटीज़। लाइक रिलायंस की हॉस्पिटल देख लो, जायडस हॉस्पिटल देख लो, यहाँ की बड़ी बड़ी हॉस्पिटल, एवरीथिंग इज़ ओन्ड बाय अ बिजनेसमैन। अभी उनमें OT का कॉस्ट अलग लगता है, नर्सिंग स्टाफ का अलग लगता है, रूम चार्ज अलग लगता है, हर चीज़ का कॉस्ट लगता है। तो आप कॉस्ट से पहले वो डॉक्टर कितना क्वालिफाइड है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो अगर मेरे ग्रैंड मदर का आई हैव डन द नी रिप्लेसमेंट, so that doctor asked me for 2 lakh rupees. I said आप 2 लाख रुपए नहीं, you take 2,10,000 rupees. I don't mind it. I don't want to reduce your price. Though I am a doctor, I don't want to reduce my price. You do best in her case. कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। और किसी का पेट खाली होता है तो वो आप कुछ कितना भी करो, वो एक थोड़ा उसमें मन में थोड़ा एक झिगझिगाहट का रहता है, तो एकदम हाई फाई नहीं होना चाहिए, पर ऑफकोर्स एक बेसिक कॉस्ट तो लगता है। ओके, तो सर क्वेश्चन एक और है कि जैसे हम लोग जब जाते हैं सर्जरीज में, तो हम लोग को एनेस्थीसिया जब आप लोग ऑफर करते हैं तो हम लोग को जनरल एनेस्थीसिया रहना चाहिए और लोकल एनेस्थीसिया रहना चाहिए? सो लोकल पेशेंट को ये रहता है कि लोकल में ही करना है, हर आदमी को ऐसा ही रहता है कि लोकल एनेस्थीसिया में करना है, बिकॉज जनरल एनेस्थीसिया का एक नाम डर है कि भाई जनरल एनेस्थीसिया में से मैं बाहर नहीं निकला तो, जनरल एनेस्थीसिया देते देते मुझे कुछ हो गया तो, मैं मर गया तो, ये सब जनरल एनेस्थीसिया का
सालों पहले मिथ था, बिकॉज तब मेडिसिन ऐसी आती थी 30 40 50 साल पहले की बात करें, बट नाउ इट इज सो इक्विप्ड कि जनरल इज बेटर, बिकॉज लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद पेन नहीं होता है, बट वाइल गिविंग एनेस्थीसिया इट इज वेरी पेनफुल। कई सारे पेशेंट मेरे पास आए हैं कि चालू सर्जरी में, लोकल एनेस्थीसिया की सर्जरी में मेंटलिटी से गए हुए चालू सर्जरी में खड़े होकर बाहर आ गए कि मुझे सर्जरी नहीं करानी है, इतना पेनफुल मुझे नहीं लेना है। सो आप लोकल एनेस्थीसिया वो मत रखिए। ग्रेड 1 होता है, पफी निपल होता है, तो वी कैन डू इट इन लोकल एनेस्थीसिया, बट वी हैव टू डू लाइपोसक्शन बड़ा होता है, देन जनरल एनेस्थीसिया या एटलीस्ट सिडेशन तो देना चाहिए जिससे पेशेंट को बैड मेमोरी ना लेके जाए। ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है गौरव। कॉस्मेटिक सर्जरी में या कॉस्मेटिक प्रोसीजर में वी डोंट वांट अ बैड मेमोरी। हमारे वहाँ यहाँ का एक रूल है कि पेशेंट अंदर आया, पेशेंट बाहर गया, नीचे उतर के शाम को सोचना चाहिए कि मैं ऊपर क्यों आया था, है ना, वो भूल जाना चाहिए, सब एक्सपीरियंसेस भूल जाना चाहिए। कोई बैड एक्सपीरियंस, कोई पेन का, कोई साइड इफेक्ट का, कोई मेरे स्टाफ का, मेरे व्यवहार का, कोई चीज़ का नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो एक इमोशन से आता है आदमी। सर सर्जरी में पेन कितना होता है? 0% पेन। एक जो नीडल देते हैं जब हम लोग वीगो लेते हैं, वो वीगो का एक चीटी काटती है, उतना पेन रहता है। सर्जरी इज नॉट एट ऑल पेनफुल। हम लोग सिडेशन दे के, लोकल एनेस्थीसिया दे के करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया में अभी ट्यूमिसेंट एनेस्थीसिया की एक नई टेक्निक आई है जिससे पेन नहीं होता है, लॉन्गर लास्टिंग पेन नहीं होता है, और पेशेंट शाम को आप देखोगे तो पेशेंट इज टोटली कंफर्टेबल, कोई तकलीफ नहीं होता है। पेशेंट सर्जरी आंख बंद करता है, आंख खोलता है, सर्जरी खत्म हो जाती है, बोलता है कि मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। सो दे आर इन अ डिफरेंट स्टेट। उस तरीके से हमने सब एडजस्ट किया हुआ है कि पेशेंट को बिल्कुल पेन नहीं होता है। और पेशेंट को जो पोस्ट सर्जरी जो पेन होता है, जो 100% होना चाहिए, जो कोई निकालते हैं और 100% पेन होता है, वो खाली 10% रहता है बिकॉज ऑफ दैट ट्यूमिसेंट एनेस्थीसिया। और वो भी पेन सर्जरी का नहीं रहता है, जो प्रेशर गारमेंट देता है उसका थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है, बाकी कोई पेन नहीं होता है। पेशेंट सेम डे से काम चालू कर देता है, नेक्स्ट डे से बाइक चलाता है, कोई रेस्ट नहीं करना है, कोई फॉलोअप नहीं, कोई ड्रेसिंग नहीं, कोई पट्टी नहीं करनी, कोई टाँके नहीं तोड़ने, कुछ नहीं। और मुझे लाइफ में कभी दिखाना नहीं। रिकवरी प्रोसेस कैसे फॉलो होता है बिफोर रिकवरी आफ्टर सर्जरी, और क्या टाइमलाइन रहता है? रिकवरी पीरियड लोग बहुत बोलते हैं, पर मेरे आई डोंट नो, गॉड इज़ काइंड टू मी, या मेरी प्रोसेस अच्छी है, या मेरे हाथ में कुछ भगवान ने वो लिखा हुआ है, बट माई पेशेंट डोंट हैव एनी रिकवरी प्रॉब्लम। सो लाइक मैंने आज किया है, 4 घंटे में पेशेंट लिक्विड लेना शुरू करता है, थोड़ा चाय नाश्ता करता है, और उसके बाद वो घर जाता है। सेम डे पेशेंट कैन गो बैक टू देयर होम। सेम डे ट्रैवल करता है मेरे पेशेंट, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में ट्रैवल करता है। नेक्स्ट दिन से पेशेंट कैन स्टार्ट रिज्यूमिंग हिज ऑफिस वर्क, एंड बाइक चला सकता है, हर चीज़ कर सकता है। जो वेट लिफ्टिंग होता है वो 15-20 डेज 1 मंथ के बाद बोलते हैं। अदरवाइज इन जनरल, और जो हम लोग एक प्रेशर गारमेंट के नीचे एक पट्टी लगाते हैं जहाँ से हमने ऑपरेट किया है, वो जैसे आज किया है, परसों सुबह पेशेंट खुद खोल देता है, और वहाँ पे साबुन लगाने की भी छूट होती है, तो कोई रिकवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। एंड बाकी कोई मेजर, बेसिकली हम लोग फैट और ग्लैंड निकालते हैं, वी डोंट डू एनीथिंग टू मसल, तो इसमें कोई रिकवरी का कुछ मेजर नहीं होता है। अगर मैंने बहुत चीर फाड़ किया, बहुत बड़े इंसिजन से किया, ड्रेन रखी, तो 2-2 3-3 दिन तक एडमिट भी किया जाता है, ये आपको इतना रेस्ट करना है। पर मैं पर्सनली थोड़ा उल्टा डॉक्टर हूँ, मैं कम दवाई देता हूँ। मैं इवन एंटीबायोटिक भी 5 डेज और 2 या 3 दिन के लिए पेन किलर देता हूँ। पेन किलर भी मैं नहीं देता हूँ पेशेंट्स को। तो मेरा ऐसा है कि पेशेंट को पेन नहीं होना चाहिए, पेशेंट को पेन नहीं होना चाहिए, और पेशेंट शुड बी कंफर्टेबल। एंड मुझे अगर थोड़ा सा बुखार है तो मैं क्या करता हूँ, वो दिन में बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, तो पूरा दिन काम कर लिया, रात को नींद आ गई, दिन निकल गया, तो मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि 3-4 दिन अगर आपको रेस्ट करना है, तो आप जब ठीक हो जाओ, जब नॉर्मल हो जाओ, तब छुट्टी लीजिए, रादर देन जब सर्जरी कराइए। आप काम चालू कर दो रूटीनली, तो दिक्कत नहीं आएगा। तो नेक्स्ट डे से काम चालू कर देना चाहिए। और सर जिम कब से जा सकते हैं? 15 to 20 डेज के बाद कार्डियो कर सकते हो, और 3 to 4 वीक्स के बाद जो वेट लिफ्टिंग 50 to 100 kg का है, वो 3 to 4 वीक्स के बाद कर सकते हो। जो लोग 3 मंथ्स तक बोलते हैं, पर आई टेल इट टू पेशेंट 3 to 4 वीक्स, बिकॉज वी डोंट डू एनीथिंग टू मसल। बिकॉज एक ये मिथ रहता है कि गायनेकोमेस्टिया सर्जरी करते करते मुझे हार्ट को कुछ नहीं हो जाएगा, है ना, अंदर, क्योंकि ये लाइपोसक्शन इतनी जोर से जाता है वीडियो में ब्लाइंडली, तो देख के पेशेंट को डर लगता है कि ये अंदर घुस ना जाए। पेशेंट की बात छोड़ो, हमारे एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर को डर लगता है। हमारे जो नए स्टाफ आते हैं, जब हम लोग लाइपोसक्शन करते हैं, देख के अरे सर ध्यान करना, अंदर घुस ना जाए, अरे सर अंदर हार्ट को छेद ना हो जाए, ऐसे डर लगता है जब वो प्रोसीजर फर्स्ट टाइम देखी जाती है। जो मैं अंदर की बातें बोल रहा हूँ, कई सारे डॉक्टर्स आपको अंदर की बात नहीं बोलेंगे, पर अंदर की मैं बात बोल रहा हूँ कि लोग डरते हैं। तो मैं साइंटिफिक तरीके से बोलता हूँ कि स्किन होता है, फैट और ग्लैंड होता है, फिर 5 लेयर के मसल आते हैं, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, फिर इंटरकॉस्टल मसल आते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, इनरमोस्ट इंटरकॉस्टल, फिर रिब केज आता है, फिर पेरिकार्डियम, और फिर हार्ट। मैं पहले लेयर के मसल को भी हम कोई डॉक्टर टच नहीं करता है, तो इसको और हार्ट को कोई लेना देना नहीं। तो पहले डरिए मत कि कोई ऐसी ब्लंट चीज़ है जो अंदर घुस जाए। एंड वी नो व्हाट इज एनाटॉमी। उसके लिए हम लोग ने 14 साल 12th के बाद स्टडीज़ की हुई है, और हज़ारों सर्जरी करते हैं, तो मालूम होता है हमको कि कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए।
इसका मतलब कि अगर कोई बॉडी बिल्डर है जिसका फुल उसने चेस्ट बना के रखा हुआ है और अगर उसको गायनो होता है तो बिना उसकी मसल को इफेक्ट हुए गायनो निकल सकता है 100%। 100%। मसल को क्यों टच करना है? बिकॉज गायनेकोमेस्टिया इज ओनली ग्लैंड इंक्रीज हुआ है, फैट इंक्रीज हुआ है ना? मसल को टच ही क्यों करना है आपको? मसल को काटोगे तो शेप बिगड़ जाएगा, तो मसल को तो बिल्कुल नहीं काटना है, मसल को टच नहीं करना है और खाली ग्लैंड निकालो। और ग्लैंड में भी उनको थोड़ा ग्लैंड कितना छोड़ना है वो इंपॉर्टेंट, अदरवाइज निप्पल जब इन्वर्जन होता है बहुत खराब दिखता है। तो वो आदमी कॉस्मेटिक रीजन से करा रहा है कि वो शर्ट खोल के घूम पाए। सर कौन सा सबसे ज़्यादा आपका एक इमोशनल केस जो आपके सामने आया हो जो आप शेयर करना चाहें मेरे साथ? इमोशनल केस यार, जब चालू किया तब मुझे लगता था कि कॉस्मेटिक सर्जरी है तो सब बड़े बड़े लोग आएंगे, पैसे वाले लोग आएंगे, पर इतने सारे इमोशनल एक केस नहीं है। मैं एक बुक लिख सकता हूँ, इतने सारे इमोशनल केस आते हैं। लोग यूपी से लेके, बिहार से लेके, झारखंड से लेके, म्यांमार से लेके, अभी म्यांमार का एक पेशेंट था 4 साल मेरे लिए वेट किया, उसने वीज़ा एप्लीकेशन किया और स्पेशली मेरे पास ऑपरेट कराने के लिए आया। एक बिहार का पेशेंट था, यहाँ पे हमारे पास में जोधपुर क्रॉस रोड है, तो जोधपुर एक एरिया है, तो यहाँ से बिहार से जोधपुर पहुँच गया, राजस्थान जोधपुर, और बोला मैं पहुँच गया, अभी क्लिनिक कहाँ पे? अरे मैंने बोला यार जोधपुर राजस्थान और जोधपुर क्रॉस रोड इज़ अ डिफरेंट थिंग इन अहमदाबाद। सो पेशेंट ऐसे लोग आते हैं जिनको बहुत छोटे छोटे गांव से आते हैं, तो हो सकता है उनको नॉलेज नहीं हो। कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं, अभी एक पेशेंट आया था, वो मुझे पूछा कितना पैसा होगा यूपी का पेशेंट, मैंने एक अमाउंट बोला कि भाई इतना होगा रिजनेबल। फिर वो 4 महीने बाद आया, फिर से वो 50-50 रुपए की एकदम भीगी हुई नोट लेके, थप्पा लेके, 50-100 रुपए की नोट का थप्पा लेके मेरे पास आया। मैंने बोला आप, बोले 4 महीने पहले आया था, मेरे पास पैसे नहीं थे, यूपी में जॉब नहीं मिल रहा था, तो मैंने गुजरात में यहाँ पे ईंट की भट्ठे में काम किया, 4 महीना दिन रात काम किया और अभी आपके पास सर्जरी करा के मैं यूपी वापस जाऊँगा। कई बार पेशेंट आते हैं, रात को रुकने का हम लोग बोलते हैं 1000-1500 रुपये खाली रात को स्टाफ को देना होता है रुकने का, और मैं बोलता हूँ कि आप रुक जाओ इधर, कोई दिक्कत नहीं है, इतना खाली थोड़ा लगेगा, स्टाफ को देना होता है। तो पूरी रात मैं सुबह बोलता हूँ कहाँ रुके थे, बोले मैं यहाँ पे ब्रिज है, तो ब्रिज के नीचे सो जाते हैं, बोले कि हमारे पास वो 1000-1500 रुपये भी नहीं है, और ब्रिज के नीचे सो जाते हैं, 1000-1500 रुपये नहीं होते। तो कई बार रिक्शा वाले के बेटे लोग आते हैं, कई बार 10-15 दिन में शादी होती है और बच्चे लोग आते हैं और बोलते हैं घर पे कि गायनेकोमेस्टिया ऑपरेट कराओ वरना शादी नहीं करूँगा। अरे वो कार्ड छप गए हैं गायनेकोमेस्टिया का, और शादी को क्या लेना देना है? बोले नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं रहूँगा मेरी वाइफ के साथ, तो मुझे सर्जरी करानी है, तो मैं वो करूँगा। मेरे पास मल्टीपल पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट कई बार डिप्रेशन होते हैं, फ्रेंड लोग चिढ़ाते हैं, और फिर कई पेशेंट्स, अब महीने में 1 या 2 पेशेंट मेरे पास सुसाइडल टेंडेंसी से आते हैं कि आप गायनेकोमेस्टिया ऑपरेट करो वरना मैं सुसाइड करके मर जाऊँगा। मतलब ये वर्ड सुनता हूँ तब मेरे आँख में से आंसू आ जाते हैं। तो बोलता हूँ यार क्या ये गायनेकोमेस्टिया, कहाँ कोई डिप्रेशन, कुछ कोई चीज़ नहीं है। अभी एक बच्चा था 12th स्टैंडर्ड में, पढ़ना बंद कर दिया, उसको स्कूल में उसको बोला, उसके स्कूल टीचर ने, मतलब इट्स हॉरिबल फ्रॉम अ स्कूल टीचर साइड, उसको बोला कि तू दूध की, अमूल दूध की डेयरी है, मतलब गायनेकोमेस्टिया के कारण उसको बोला गया कि तू अमूल दूध की डेयरी बिकॉज यू हैव अ मेल बूब्स। वो बच्चों को फिर उसके सब दोस्तों ने चिढ़ाना शुरू कर दिया, उसने स्कूल जाना बंद कर दिया, पेरेंट्स आके रो रहे हैं इधर, कितने मतलब एवरी डे वी हैव दैट स्टोरी। मतलब मैं क्या आपको एक स्टोरी बताऊँ, नाउ इट्स अ इमोशनल थिंग, और मुझे कोई वो फीलिंग नहीं आती है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, पर मुझे ऐसे कई सारे छोटे छोटे गांव के छोटे छोटे बच्चों को जब मैं इमोशनली बाहर निकालता हूँ, 3 साल से पढ़ना बंद कर दिया, स्कूल में जाना बंद कर दिया बिकॉज गायनेकोमेस्टिया, अरे क्या है यार, मतलब कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, दिस इज अ साइन ऑफ अ डिप्रेशन। मैं उनको बहुत काउंसलिंग करता हूँ, आधा घंटे तक, मेरी सर्जरी से ज़्यादा उनको काउंसलिंग करता हूँ बैठ के, भले मेरा कंसल्टेशन मिले ना मिले, पैसे मिले ना मिले, बाकी के पेशेंट्स में आई ट्राई टू एजुकेट देम। मतलब मैं फ्रेंकली स्पीकिंग एक बिजनेसमैन नहीं बनना चाहता हूँ गौरव, मैं एक अच्छा सर्जन, अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना चाहता हूँ, जिससे बिजनेसमैन क्या होता है, 4 जगह पे मेरी क्लिनिक है, अहमदाबाद में, दिल्ली में किया, मुंबई में क्लिनिक किया, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मुझे अच्छा पैसा कमा देगी, पर वो टच नहीं रहता है, और आई डोंट वांट टू लूज माय इमोशनल टच विथ माय पेशेंट। आप नहीं मानोगे, एवरी डे आई एम गेटिंग 30-40-50 गायनेकोमेस्टिया सर्जरीज इंक्वायरी हर पेशेंट से। मेरे को टाइम लगता है, 2-4-5 दिन लगता है बात करने में, आपके भी साथ बात करने में इतनी टाइम हुई, तो वो टाइम लगता है, पर मैं हर पेशेंट के साथ खुद बात करता हूँ। ऐसा नहीं है कि असिस्टेंट को बोल देता हूँ तुम बात कर लो, और उसको सर्जरी कराना है तो भी मैं बात करूँगा, या पैसे भेजोगे तभी मैं उनको कंसल्टेशन करूँगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन करता हूँ, क्योंकि शायद किसी का मैं नॉलेज दे पाऊँ, और कैसे ऐसे जो बच्चे होते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, मैं उनको अच्छा टाइम देता हूँ, उसको बाहर निकालने का ट्राई करता हूँ। तो बहुत इमोशनल केसेस है मेरे पास। बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते होंगे जो 50s में होंगे, मतलब 40s-50s में होंगे, तो उन लोग को आप करते हैं सजेस्ट कि वो सर्जरी करवाएं या फिर नहीं करवाएं? कभी भी कोई सर्जरी प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं बहुत सारे लेक्चर्स लेता हूँ हाउ टू अवॉइड कॉस्मेटिक सर्जरी।
मैं स्कूल्स में जाता हूँ, बच्चों को लेक्चर्स लेता हूँ, मैं आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में लिखता हूँ कि बच्चों को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, बड़ों को नहीं पढ़ना चाहिए। कॉस्मेटिक तरीके से कुछ करा रहे हो, उसका प्लस माइनस चेक करके आपको पैसों में कंफर्टेबल है, उस तरीके से आप हर चीज़ करा सकते हो। पर ये हो सके तब तक कोई भी कॉस्मेटिक चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। यू शुड बी नेचुरल। पर लोग आते हैं क्योंकि कई बार उनको कंफर्टेबल सालों से नहीं होता है। तो मेरे पास 65-70 ईयर्स तक के पेशेंट्स आए हुए हैं जो गायनेकोमेस्टिया सर्जरी करा कर चुके हैं, जो ग्रैंड फादर है, मतलब उनको ग्रैंड सन है, वो लोग भी मेरे पास गायनेकोमेस्टिया सर्जरी करा चुके हैं। उनकी मेडिकल हिस्ट्री देख देख के उसको सब रिस्क फैक्टर कुछ होता है तो समझा के उनको हम ऑपरेट करते हैं, बिकॉज एज अ डॉक्टर वी कैनॉट से नो टू एनीवन। गॉट इट सर। सर एक टर्म है सूडो गायनेकोमास्टिया, व्हाट इज दैट? मुझे लगता है कि हर गायनेकोमेस्टिया स्यूडो ही होता है। मतलब स्यूडो गायनेकोमेस्टिया टर्म को आप मेडिकल टर्म को भूल जाओ। गायनेकोमेस्टिया एक स्यूडो चीज़ है, साइकोलॉजिकल। मतलब वो रोग नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ये स्यूडो तकलीफ करती है, स्यूडो डिसीज है गायनेकोमेस्टिया, स्यूडो रोग है, स्यूडो बीमारी है। तो गायनेकोमेस्टिया पहले कोई रोग नहीं है, गायनेकोमेस्टिया बीमारी नहीं है। गायनेकोमेस्टिया में फैट का पोर्शन ज़्यादा होता है, उसको स्यूडो बोलते हैं। ग्लैंड का पोर्शन ज़्यादा होता है, उसको गायनेकोमेस्टिया, ट्रू गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इफ इट इज अ स्यूडो और अ ट्रू गायनेकोमेस्टिया। इफ इट इज बॉदरिंग यू, डू द प्रोसीजर। इफ इट इज नॉट बॉदरिंग यू, जस्ट लीव इट। पर ये आज भी नहीं जाएगा, 20 साल के बाद भी नहीं जाएगा। तो अगर बॉदर कर रहा है तो खत्म कर दो, कंफर्टेबल है तो, नहीं बॉदर कर रहा है तो छोड़ दो। Got it. Sir, last thing, a message to the parents of the, especially जो लोग 20, 22, 19, 16, 17 इन लोग पेशेंट्स के पेरेंट्स को मैसेज देना चाहेगा। पेरेंट्स को मैसेज मैं वो देना चाहूँगा कि 14 ईयर्स के बाद बच्चे आपके दोस्त होते हैं, तो दोस्त के साथ आप डिस्कस कीजिए, आप उसको हावी मत होने दीजिए। तो उसको शायद साइकोलॉजिकली कुछ प्रॉब्लम है तो उससे डिस्कस कीजिए, उसका सुनिए कि उसको क्या तकलीफ हो रही है। मैं सिंपली बोलता हूँ, आपके घर में भी आपकी मदर, मेरी मदर कराती, मेरी वाइफ कराती है, वैक्सिंग या थ्रेडिंग कराती होगी, आईब्रो कराती होगी, अपर लिप्स में, चिन में। आपकी मदर भी कराती होगी, मेरी मदर तो करा रही है, मेरी वाइफ भी करा रही है। क्यों कराते हैं वो? क्यों कराते हैं? Just to look good. नो, तो मुझे भी कराना चाहिए वैक्सिंग, आपको भी कराना चाहिए, दुनिया के हर पुरुष को वैक्सिंग थ्रेडिंग कराना चाहिए। Because that is needed. वो need है। नीड तो क्या नीड है? तो उसमें कोई नीड नहीं है। नीड क्या हुई? वैक्सिंग थ्रेडिंग इज नॉट अ नीड। खाना खाना नीड होती है, रोटी कपड़ा मकान नीड होती है, वैक्सिंग नीड नहीं होती कभी किसी आदमी की। क्यों चुप हो गए आप? मुझे बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हो, अभी बोलो, आप जवाब दीजिए। गौरव, hair is a sign of a male when it comes to a female, female doesn't like it। अगर फीमेल को ऐसी मूंछ लेके घुमाओगे या दाढ़ी लेके घुमाओगे उसको पसंद नहीं आएगा। सेम वे बड़ी छाती या बड़ी निप्पल इज अ साइन ऑफ अ फीमेल, व्हेन इट कम्स टू अ मेल, मेल डजंट लाइक इट, है ना। तो मैं मम्मी को वही बोल रहा हूँ कि अगर कोई मम्मी आती है तो उसको बोलता हूँ कि आपको ऐसी मूंछ मेरी जैसी होगी तो आपको पसंद आएगी। बोले नहीं, मुझे तो 4 बाल भी पसंद नहीं। तो आपके बेटे को इतना बड़ा गायनेकोमेस्टिया कैसे पसंद आएगा? तो उसकी बात सुनिए। अगर बॉदर कर रहा है तो ये प्रोसीजर छोटी सी प्रोसीजर है, तो करा के उसको छोड़ दीजिए। अगर बॉदर नहीं कर रहा है तो इस चीज़ को छोड़ दीजिए। तो पेरेंट्स को एक ही चीज़ है कि बच्चे की साइकोलॉजी समझिए। अगर बच्चे को बॉदर कर रहा है तो वो आपका दोस्त है, वो किसी और का बेटा नहीं, आपका संतान है। वो आपको आके उसकी समस्या बोल रहा है, वो आपको आके उसकी तकलीफ बोल रहा है ना। तो उसको इमोशनल उसका सुनिए, उसकी बात समझिए। वो हो सकता है कि शायद आपको 2 साल बाद कराना है, आपको लगेगा कि उसका पढ़ाई उसमें ध्यान दे, तो वो उससे डिस्कस कीजिए कि बेटा मैं करा दूंगा, तू चिंता मत कर, चल तेरे को कंसल्टेशन में लेके जाता हूँ। या फिर तू बोले तो आई विल पुट सम अमाउंट साइड में रख देता हूँ, मुझे कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आई विश कि तू पहले पढ़ने में ध्यान दे। और हम लोग बहुत ही पॉजिटिव काउंसलिंग करते हैं, बहुत पॉजिटिव काउंसलिंग करते हैं। बच्चों को मैं बहुत पॉजिटिव समझाता हूँ कि पेरेंट्स ना बोल रहे हैं तो 2 साल बाद करें, ये क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने हाँ बोल दिया ना, आई एम टेकिंग कन्फर्मेशन विद हिम, है ना। उनको नहीं पसंद है क्योंकि अल्टीमेटली दे आर अवर गॉड, है ना। तो वी डोंट वांट उनको कोई तकलीफ हो, उनको साथ झूठ बोल के कराए। कई बच्चे हमारे पास आते हैं जो बोले बिना करा के आते हैं, यहाँ पे आके बोलते करा दो, और फिर हम पूछते हैं पेरेंट्स बोले नहीं लाए, तो ऐसे ही कुछ बहाने बनाते हैं। फिर हमको मालूम पड़ता है कि उन्होंने बोले बिना कराए। हम बोलते हैं क्यों ऐसा करते हो सर्जरी के बाद, पूछते हैं तो बोले क्या कैसा करते हो, बोले वो मानते नहीं है। मैं बोलता हूँ यार मुझे एक ट्राई दो, मैं शायद आपके पेरेंट्स को समझा पाऊंगा। तो आप चिंता मत कीजिए, वो दोस्त है। और बच्चों को भी बोलूँगा कि पेरेंट्स आपके दोस्त हैं, उनको समझाइए। और अगर आपको चाहोगे तो मैं भी उनको समझाऊंगा। और 100% फादर आपकी बात सुनेंगे, मदर आपकी बात सुनेंगे। मेरे फादर मदर मेरी बात सुनते हैं, आपके फादर मदर भी अगर रिजनेबल होता है चीज़ तो वो करते हैं। पर मुझे दुख कब लगता है, मैं कि आपने खराब इंसिडेंट्स बोला तो एक खराब इंसिडेंट्स की मैं बात करता हूँ। तो खराब इंसिडेंट्स में एक बार मेरे पास यहाँ पे वस्त्राल करके एरिया है गौरव,
यहाँ पे यूपी के बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उसमें से एक अच्छे फैमिली का बेटा और उसके पापा है। एक मैंने अमाउंट बोला, उन्होंने फिक्स किया, हमने सर्जरी की, उन्होंने 30-40% दिए और फिर मुझे बोला कि मैं आधे घंटे में देता हूँ, और वो कहीं से नोन थे, तो मैंने बोला ठीक है चलो सर्जरी के बाद देना। अचानक से मेरे पास आए 2 बंडल लेके और हाथ में एक चिट्ठी थी। मैंने बोला क्या थी ये चिट्ठी में, क्यों आपने सर्जरी कराई? तो बोले आप छोड़ो ना, आपके पैसे मिल गए। मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं, मुझे कुछ फिशी लग रहा है, आप मुझे जो चिट्ठी दिखाई हाथ में जो पड़ी है। मैंने खोला, उसके अंदर से मन्नापुरम की गोल्ड लोन का था। हमने बोला ये क्या है? बोले आप प्लीज़ मेरे बेटे को मत बताना। मैंने बोला क्या हुआ? बोले मेरी वाइफ के दागिने हैं, वो गिरवे रख के सर्जरी कराई, बेटा मान नहीं रहा था। मतलब मेरे को रात को रोना आया, मैं सो नहीं पाया, और मैंने बोला कि ऐसे पैसे लेके मैं मेरे स्टाफ को दूंगा, मैं बेटे को खाना खिलाऊंगा, जो किसी के जो ऑर्नामेंट्स है वो ऑर्नामेंट्स को वो मैं गिरवे रखवा रहा हूँ और उसके बाद मेरे पास सर्जरी करे। तो बच्चों लोग को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर कंफर्टेबल नहीं है, पेरेंट्स को पैसे नहीं है, तो एक थोड़ा वेट कर लीजिए। आज नहीं 2 साल बाद कराओगे तो कोई फ़र्क नहीं होगा, पर पेरेंट्स को फोर्स मत कीजिए। मम्मी के दागिने गिरवे रखते हो, कई सारे लोग यहाँ पे ब्याज पे पैसे लेके सर्जरी कराते हो, वो मुझे बाद में मालूम पड़ता है, फिर मैं उनको कंसिडर करके एकदम कम में कर देता हूँ, वो अलग चीज़ है। पर किसी से वो 5% 10% वाला जो मोटा ब्याज होता है उसमें से लेके कराता है, बिकॉज बेटा जो होता है ये करते हैं। अभी एक मदर ने आके मुझे बोला कि मैंने मेरे दागिने गिरवे रखे। मैंने बोला क्यों? बोले मेरा घरेना जो है, मेरा जो ऑर्नामेंट है वो मेरा बेटा है, ये गोल्ड नहीं है, उसको कुछ हो गया तो। मैंने बोला यार क्या बात कर रहे हो, मतलब एवरीथिंग इज 6 साल में मुझे कोई अच्छी वो फीलिंग नहीं आ रही है कि मैं इंडिया का टॉप में गायनेकोमेस्टिया सर्जरी कर रहा हूँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डे टू डे एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि मैं थोड़ा स्पिरिचुअल आदमी हूँ, एक रिलीजियस आदमी हूँ, तो मेरी डे टू डे इस सब चीज़ के कारण एक स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है, और मैं मान रहा हूँ कि गॉड इज़ काइंड टू मी, और मैं हो सके उतना लोगों को मैं हेल्प करूँ। तो मेरा इंटेंशन है, मैं हज़ारों लाखों लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ और ये तकलीफ में से बाहर निकलना चाहता हूँ, और जिसमें आप लोग जैसे, मेरे पेशेंट लोग जैसे मुझे हेल्प करते हैं। मेरा जो उद्देश्य है कि मुझे 1 लाख गायनेकोमेस्टिया सर्जरी करिए, 1 लाख सर्जरी इन माई लाइफ टाइम, एंड आई वॉन्ट टू रीच अप टू 50 करोड़ पीपल। जो मैं अभी 10 करोड़ लोग तक पहुँच गया हूँ, 50 करोड़ लोग तक मुझे पहुँचना है, मेरा नॉलेज फैलाना है। उसमें आप लोग जैसे लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं, उसके लिए आप सब लोग को मैं थैंक यू बोल रहा हूँ कि यू आर हेल्पिंग मी आउट टू स्प्रेड अवेयरनेस। और मैं चाहता हूँ कि Tier 3 Tier 4 सिटीज़ के, मुझे यहाँ का कोई मिनिस्टर मेरे पास सर्जरी करा रहा है तो कोई वो अच्छा महसूस नहीं होता, पर झारखंड का, बिहार का, यूपी का, गाँव का एक लड़का आके, जिसको गुजरात नहीं मालूम है, जिसको अहमदाबाद नहीं मालूम है, बट ही नोज डॉक्टर अर्चा, वो जब मेरे पास आता है और बोलता है कि सर मैं आपको देखता हूँ और मैं आइडियल मानता हूँ, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। Yes, sir. So we have come to the conclusion of the video. Thank you so much for joining us. काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। आई गेस सारा क्वेश्चन मेरा क्लियर हो चुका है। अगर आप कुछ छूट रहा है, अगर आप अपने साइड से ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। कुछ छूटा तो नहीं है, मतलब गायनेकोमेस्टिया के लिए मैं कम से कम आप मुझे 10 दिन तक बोलोगे तो सुबह से रात तक फॉर 10 days आई कैन टॉक। इतना पेशेंट देखा हुआ है, इतना सर्जरी किया हुआ है, इतना नॉलेज लिया हुआ है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक इमोशनली एक फैमिली को, एक परिवार को, मुझे मालूम है कि मेरे पेशेंट मुझे लाइफ में कभी नहीं मिलने वाले, तो मुझे बहुत ही पर वो मेरे हैं, आप कभी भी होगे। मैं उनको बोलता हूँ 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कुछ भी तकलीफ हो, मैं आपके लिए बैठा हूँ। कई सारे पेशेंट मेरे पास। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट मेरी आपकी सबकी जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट इज़ वेरी नाइस गवर्नमेंट, बहुत सोच के ये लोग करते हैं। एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को, ग्रेड 1 2 गायनेकोमेस्टिया में आर्मी के लिए, नेवी के लिए प्री मेडिकल एग्जाम में फेल करते हैं। मेरी एक हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को, अगर ऑफिशियल्स देख रहे हैं तो एज अ डॉक्टर मैं हाथ नहीं जोड़ता हूँ, और भगवान के अलावा किसी को हाथ नहीं जोड़ना चाहिए, पर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ ऑफिशियल्स को कि हो सके तो रिकंसिडर कीजिए। गायनेकोमेस्टिया फेल करने का कारण नहीं होना चाहिए, है ना। किसी का हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, आँख से देख नहीं सकता है, दौड़ नहीं सकता है, साइकोलॉजिकली वीक है, तो वो आर्मी के लिए कैपेबल नहीं है। पर इतना सा गायनेकोमेस्टिया, कभी भी गायनेकोमेस्टिया फेल या आदमी को रीज़न नहीं होता है कि उसको फेल किया जाए। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट, इंडिया की पूरी एकेडमी के लोग मेरे पास भेजते हैं कि उनको फेल किया जाता है, मैं ऑपरेट करता हूँ 15-20 दिन में, वो आदमी 100% आर्मी ज्वाइन करता है और मेरे को फोटो भेजता है। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर मैंने ऑपरेट नहीं किया होता, अच्छे डॉक्टर ने ऑपरेट नहीं किया होता, तो वो पूरी ज़िंदगी मजदूरी करता, एंड बिकॉज मेरे आधे घंटे मैंने उसको मेरा टाइम दे दिया, तो वो आदमी आज वो देश की रक्षा कर रहा है। तो एक रिक्वेस्ट है, शायद आप कोई लेवल पे पहुंचो, या मेरे जो ऑडियंस अभी जो सुन रहे हो कोई लेवल के पहुंचे, तो प्लीज़ गवर्नमेंट को कहीं पे मिले तो रिक्वेस्ट करना, सब लोग इकट्ठा होकर मुहिम करेंगे कि गवर्नमेंट को कि भाई गायनेकोमेस्टिया फेल करने का रीज़न ना हो,
उसका बाकी के पैरामीटर से फेल करना चाहिए, इसको फेल करने का कारण नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे लोग जब मेरे पास ऑपरेट करा के आर्मी में जब जाते हैं तब मुझे बहुत प्राउड फील होता है और गंदा भी लगता है, क्योंकि मैं एक आदमी हूँ 140 करोड़ का। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिसके पास जाते हैं, शायद उसके पास फैसिलिटी ना हो, पैसे ना हो, तो उसके कारण वो आदमी फेल भी हो सकता है, पूरी ज़िंदगी मजदूरी करेगा, या तो फिर ये अगर कैंसिल हो जाए तो वो आदमी देश की रक्षा भी कर सकता है। तो ये मुझे एक थोड़ा गवर्नमेंट और बड़े ऑफिशियल्स को इस माध्यम से बोलना है, तो प्लीज़। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस टाइम। करीब हम लोग 1-1.5 घंटे साथ बैठ के बहुत सारी बातें कर चुके हैं एंड वी होप दैट everything is good from your side, from my side, and all the people who are watching us, they also have a great future and good future. Thank you so much. माय प्लेजर गौरव।